नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता मनोज ठाकुर जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। मनोज ठाकुर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, आज हम मनोज ठाकुर जी से जानने वाले हैं कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के बारे में कि जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार हम अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ से बच सकते हैं, क्या उसकी रेमेडीज़ हैं और क्या क्या हमें गतिविधियां करनी चाहिए अगर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस आपके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले मनोज ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम ये अक्सर सुनते हैं, अगर आप जजमेंट्स भी देखें और अगर आप कई बार कोर्ट की टिप्पणियाँ भी देखें, हमारे सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार ये कहता है कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। तो अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और जो लिटिगेंट्स भी है, जिनके केसेस भी चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा बताएं कि जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है क्या, मतलब कैसे इसको डिफ़ाइन किया गया, थोड़ा एग्जांपल्स के साथ। हर्ष जी, जैसे कि ये टर्म है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, जी ये अपने आप को खुद ही परिभाषित कर रही है। जो लॉ प्रोसेस हमारे उसमें ऑलरेडी है, उसका जो ग्रॉस मिसयूज़ या दुरुपयोग जी हम आप या लिटिगेंट्स कर रहे हैं, उसी को अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है जी उसका दुरुपयोग। जी और इसके बहुत सारे मतलब रीज़न्स हैं, मल्टीफेरियस रीज़न्स हैं। हम्म तो इसकी परिभाषा में तो यही आता है जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, और जी उससे क्या होता है कि आपका बहुत सारा समय, पैसा और मतलब एक परेशानी जी वो आम नागरिक को भुगतनी पड़ती है। जी मनोज जी, जितना मुझे समझ आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जब अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस की हम बात करते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो केसेस है, कहीं ना कहीं वो एक ऐसे इंटेंट के साथ फ़ाइल किए जाते हैं, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, बट वो सिर्फ इसलिए केसेस डाले जाते हैं कि ताकि जो एक पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, आपने उसको सिर्फ तंग करना है, आपने उसको सिर्फ कोर्ट के कटघरे में पहुंचाना है, या आपने कहीं ना कहीं उसको एक आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। क्या ये इसका अभिप्राय है? हाँ, लगभग यही है। जो इसका एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, हम्म। ये मिक्सचर है बहुत सारे टॉपिक्स का। जी जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का हो गया, वैक्सियस प्रोसिक्यूशन मतलब फॉल्स जी लिटिगेशन, फ्रिवलेस लिटिगेशन, जी इन सब का मिक्सचर जो है इट अमाउंट्स टू एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। जी मनोज जी, आप इतने सीनियर एडवोकेट हैं, इतने सालों की आपकी प्रैक्टिस भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप कार्यरत हैं, हाई कोर्ट में भी आप कार्यरत हैं, तो क्या सच में आपने काफ़ी अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस होते हुए अपनी आंखों से देखा है? देखो, अगर मेरे दिल से पूछा जाए तो ये तो सच है, और मेरे नज़रिए से भी कोर्ट में लगभग 40% लिटिगेशन फ्रिवलेस होती है। जी उसके कारण शायद लोगों का ईगो है, एनिमिटी है, जी दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, हम्म या पब्लिक आई में बने रहना है, जी, ये भी है एक रीज़न। पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो अलग अलग एंगल्स हैं, बट हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। जी, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस का जब आपने ज़िक्र किया, आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी लिटिगेशंस होती हैं जिनको अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस के तहत किया जाता है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रजेस होते हैं, कहीं ना कहीं उसको क्रिमिनल एंगल भी दे दिया जाता है, सिविल एंगल भी उसमें काफ़ी सारे दे दिए जाते हैं। एज अ लिटिगेंट मैं ये जानना चाहूँगा, कोई व्यक्ति है जब उसके ऊपर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस किया जाता है या उसके ऊपर कोई मुकदमा कर दिया जाता है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, सच्चाई नहीं है उसमें, तो उस व्यक्ति को क्या गुजरना पड़ता है? अगर आप थोड़ा सा उसके एक माइंडसेट के बारे में बताएं। देखो, ऐसा होता है, इसमें ना दो तरह की लिटिगेशन होती है। जो बेसिक लिटिगेशन है दो तरह की है, एक सिविल है, एक क्रिमिनल है। जी किसी ने किसी के ऊपर झूठा दावा कर दिया, वो सिविल में आ गया। किसी ने किसी के अगेंस्ट झूठी फौजदारी मुकदमा कर दिया, एफआईआर कर दी, वो क्रिमिनल में आ गया। तो दोनों का प्रोसेस है, अब कर दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी क्या करती है क्या नहीं करती है, मतलब दैट इज़ अ प्रोसेस। जी लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको मतलब अपने फ़ायदे के लिए और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की लिटिगेशन शूट करते हैं। जी अब अगर हम फौजदारी मुकदमे की बात देखें तो 154 में आपकी एफआईआर लॉज होती है, 154 सीआरपीसी में। जी वैसे तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे हम्म और तथ्यों को दोनों तरफ को बैलेंस करके चले। हम्म
उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी। पर हो सकता है कि कई बार वो इन्फ्लुएंस में होते हैं या कई कुछ होता है उसमें बीच में, तो वो बैलेंस ना करके वो उसी के जो कंप्लेनेंट की उसी को लेके चलते हैं और जी। उसी पे आगे केस चलान फाइल कर देते हैं, जी। जिससे एक आम आदमी जो बेकसूर हो सकता है उसको खामखा एक कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है। जी। अब इसकी क्रिमिनल उसमें जो रेमेडी है, अगर किसी को लगता है कि मेरे अगेंस्ट फॉल्स फ्रिवलेस एफआईआर लॉन्च हुई है, जी। तो सबसे पहले उसको हमारे कानून में सीआरपीसी में प्रावधान है सेक्शन 438, वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाए। जी। पहले तो अपने आप को संरक्षण दे, बिल्कुल। जेल ना जाने से के लिए बिल्कुल। उससे बचे। अगर कहीं बाई चांस वो अरेस्ट हो गए तो आपके रेगुलर प्रोविजंस हैं 437 439 सीआरपीसी में। जी। फिर लाइकवाइज आपका प्रोसेस चलता रहता है, आगे वो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, यू आर ऑन बेल, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी। फिर आप हमारा जो 227 है सीआरपीसी का, जी। उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं डिस्चार्ज की कि मेरे अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं। अगर चार्ज लग गया है तो 232 प्रोबेबली 232 में आप उसमें भी जा सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट गलत चार्ज लगा है। जी। अगर ऐसा भी ना हो, तीसरा एक और माध्यम है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। 482 इनहेरेंट पावर्स होती हैं कोर्ट की, उसमें टू कॉज द एफआईआर जी बेस्ड ऑन योर फैक्ट्स। जी। तो मनोज जी, जैसा आपने जिक्र किया कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं क्वाशिंग के लिए, आप कहीं ना कहीं एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है और एफआईआर के बाद जो चार्जशीट है, जो चालान है, वो कोर्ट में पेश हो जाता है। पर मैं ये जानना चाहूँगा, कई बार हम ये भी देखते हैं कि ऐसे मामलों में अक्सर कोर्ट्स थोड़ा सा इंटरफेयर नहीं करती हैं और कई बार जो तथ्य होते हैं वो उस प्रेजेंट सिनारियो में कोर्ट्स लेती भी नहीं, क्योंकि कोर्ट्स का जनरल टेंडेंसी ये रहती है कि जो सच्चाई है, जो प्रॉपर एक ट्रायल है, अगर वो हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ऐसे मामलों में आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? आमतौर पे आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। कोर्ट का जनरल ट्रेंड यही रहता है कि वो अपना ट्रायल फेस करे और अपना वहाँ पे वो करे, लेकिन डिफेंड करे अपना कॉज। जी। लेकिन मुलजिम जब है आदमी तो उसको बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है अपनी बात रखने का। जी। सिर्फ वो क्रॉस एग्जामिनेशन 313 की स्टेटमेंट होती है और उसको एक राइट टू डिफेंड द एक्यूजेशंस, जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगी हैं उनको डिफेंड करने का ही राइट है। अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसमें तथ्य जो उसके पास और हैं अपने को डिफेंड करने के, उनको बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, ना ही उसका ज़्यादा कोई रेलेवेंस है, क्योंकि कोर्ट भी उसी प्रावधान के अनुरूप उसके अगेंस्ट जा रहा है जो ऑलरेडी चालान में है। वो अपना केस क्या सेटअप कर रहा है उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि आपकी रेमेडीज़ जो है ना, वो रेमेडीज़ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल फिर शुरू होती हैं। जी। फिर वो उसमें आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। जी बिल्कुल, मैं वही जानना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र भी किया कि जब एक ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक रेमेडीज़ सामने आ जाती है। मैं ये जानना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि बेगुनाह लोगों के ऊपर केस दायर कर दिए जाते हैं, चाहे पर्सनल एनिमिटी हो, जैसा आपने जिक्र भी किया, और भी कई XYZ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से FIR रजिस्टर की जाती है। और कहीं ना कहीं अब अगर एक व्यक्ति पूरा ट्रायल लेता है, और ट्रायल मनोज जी आप भी एग्री करेंगे वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, काफ़ी साल उसमें भी लगते हैं। तो ट्रायल, और ख़ासकर पैसे भी काफ़ी उसमें लगते हैं, आपको लॉयर एंगेज करना पड़ेगा और आपको और भी काफ़ी सारी मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ेगा। तो जब एक ट्रायल का एक डिसीजन आता है और जब कोर्ट आपको बरी कर देती है, आपको अक्विट कर देती है, तो उसके बाद ये जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस आपके साथ हुआ है, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आप क्या कोर्ट को जाके कह सकते हैं या क्या कोर्ट से आप मांग सकते हैं? एक्चुअल में जब कोर्ट जजमेंट दे रहा होता है, क्रिमिनल कोर्ट, उसको लगता है जो FIR थी, जो केस था जी, फॉल्स फ्रिवलेस ग्राउंड्स पे था, तो अक्यूज्ड को कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट दे सकता है। इसका प्रावधान है कानून में। जी। सेक्शन प्रोबेबली 350 CRPC में इसका प्रावधान है जी कि वो उसको कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट दे सकता है, पर वो लिमिटेड है। वो उतनी ही कॉस्ट दे सकता है जितने की वो चलान कर सकता है, किसी में समरी केस को डील करता है, उतनी उसकी लिमिट्स हैं। जी। तो वो बड़ा लिमिटेड स्कोप है एक।
इसके अलावा फिर जो बाइज्जत बरी हुआ है आदमी, उसको तो ट्रॉमा तो वो फेस कर चुका है, बिल्कुल। लेकिन अगर उसके पास सच्चाई है, तथ्य हैं, तो अपना वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल सकता है, डैमेजेस का, सिविल में डैमेजेस का डाल सकता है, क्रिमिनल में 499 500 में वो अपनी डेफेमेशन कंप्लेंट डाल सकता है। जी सर, आपने जिक्र किया मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस भी आप डाल सकते हैं, डैमेजेस का केस भी आप डाल सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा क्या साइमल्टेनियसली भी अगर कोई व्यक्ति बरी होता है क्रिमिनल केस में और उसके ऊपर ये पाया गया है कि वो अक्विट किया जाता है और उसके ऊपर जो भी ये धाराएं लगती थी या जो भी आरोप थे वो सच नहीं पाए गए, तो ऐसे मामलों में क्या सिविल और क्रिमिनल दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात करें, हम डैमेजेस की बात करें, और ऐसे मामले में अगर कोई व्यक्ति जो बरी होता है कोर्ट से, जो उसका आज तक का खर्चा हुआ या ट्रॉमा हुआ, क्या ऐसे मामलों में कोर्ट्स वो पैसे उसको वापस दिलाती है या नहीं? ये देखिए, जो कोर्ट में है ना जी, वो दोनों कानूनों में, मतलब क्रिमिनल लॉ में भी और सिविल लॉ में भी जी कॉस्ट का प्रावधान है ही है। सेक्शन 35 है हमारा सीपीसी में। जी। अगर कोर्ट को लगता है कि फॉल्स एंड वैक्सियस सूट डाला गया है, तो वो भी कॉस्ट लगा सकता है गलत दावा डालने वाले पर। जी। और लाइकवाइज जैसे उसमें बताया 350 सीआरपीसी है शायद, जी। उसमें भी है, अगर आपने गलत कंप्लेंट की है तो उसके ऊपर ये भी किया जा सकता है, उसको भी कॉस्ट डाली जा सकती है। दूसरी बात, क्रिमिनल लॉ में एक और चीज़ है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेक्शन 182 में 6 महीने की सज़ा और फाइन हो सकता है। जी। अगर किसी ने गलत कंप्लेंट कर दी, गलत एफआईआर लिखवा दी, तो वो भी एक आपका, क्योंकि गलत तथ्यों पे लिखी गई है। जी। और सिर्फ इतना ही नहीं है हर जी, इसमें जो पब्लिक डीलिंग ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर है, जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। जी। ये कानून में इसका भी प्रावधान है। जी। और शायद सेक्शन 167 है सीआरपीसी का ही, उसमें ये प्रावधान है कि अगर आपका पुलिस ऑफिसर जो है उसने आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की, या बायस्ड की, या किसी प्रेशर में की, तथ्यों को नकारा, जानबूझ के नकारा, और नए तथ्य कुछ इस ढंग से क्रिएट किए जी कि जो आरोपी है उसको ज़बरदस्ती जेल में डालने की नौबत आई, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, उनके विरुद्ध भी आप एक्शन ले सकते हैं। जी मनोज जी, क्या आपने काफ़ी केसेस में ऐसा होते हुए देखा है जहाँ पर जब व्यक्ति बरी हो जाता है, वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन या जो आपने और भी जो धाराओं में आपने कहा कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, और कहीं ना कहीं उसमें सज़ा का प्रावधान है, चाहे वो हम इन्वेस्टिगेटिंग आयोग की बात करें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भी या कंप्लेनेंट की भी, तो कितने सफल रहती है ये स्ट्रैटेजी, अगर एज अ लॉयर मैं आपसे जानना चाहूँ? देखो जी, अगर आपके पास तथ्य हैं किसी भी केस में, तो स्ट्रेटजी नहीं है, फिर सच्चाई है। जी। सच्चाई के आधार पे अगर आपका केस है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपने भी, वही है अब्यूज़ वाली बात है, तो अगर वो फ्लोट करना है तो मतलब यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। पर वैसे मतलब जो अगर जिसके पास सच्चाई है, तथ्य हैं, वो केस सक्सेसफुल होते हैं। जी। असल में हर चीज़, ये जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ये इंग्लिश लॉ है, वहाँ बड़ा इसको लिया जाता है जी, मतलब बड़े सीरियसली लिया जाता है किसी भी चीज़ को जी। अब हिंदुस्तान में इतने विकैरियस लॉज हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ जजेस कम है, मतलब उनको डिलीवर ज़्यादा करना है, बिल्कुल लाइकवाइज सो मेनी हर्डल्स, और सबका अपना अपना मानना है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत रहती है। वहाँ पॉपुलेशन कम है और वो इन चीज़ों को बहुत हाई उस पर लेते हैं। और मनोज जी, जैसा आपने जिक्र भी किया, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा भी है कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल 2 सेलिब्रिटीज़ के बीच केस हुआ था और डेफेमेशन का केस हुआ था, जिसमें कि एक सेलिब्रिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इम्पोज कर दी थी कोर्ट ने, काफ़ी $15 मिलियन का कॉस्ट लगाई थी। तो क्या हमारे इंडिया की कोर्ट्स और हिमाचल की कोर्ट्स भी क्या काफ़ी इतनी सजग हैं और काफ़ी इस विषय को गंभीरता से ले रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस की बात भी करते हैं मनोज जी, कई बार हम
हम ये देखते हैं कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत जल्दी कोर्ट्स के समक्ष आने चाहिए, बट अगर इस तरह से फ्रिवुलस लिटिगेशन कोर्ट के पास आएगी तो कहीं ना कहीं कोर्ट का समय भी ज़ाया हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो जेन्युइन केसेस हैं, जो जिनमें सच्चाई है, कहीं ना कहीं वो भी पीछे रह जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सच्चाई है कि कोर्ट का समय जो है बहुत बर्बाद होता है। और इसके रीज़न जैसे मैंने शुरू में बताया था, पब्लिक फिगर बने रहना है जी, पॉलिटिकल होता है, कोई किसी का ईगो हर्ट हुआ है, किसी ने अपने स्कोर सेटल करने एनिमिटी है। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, किसी भी लेवल पे, पंचायत लेवल पे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे, लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जी, तो उसमें क्या होता है कि आप इलेक्शंस कंक्लूड होने के बाद देखोगे कि बहुत सारी लिटिगेशन चल रही है। यहाँ पे काउंटिंग ठीक नहीं हुई, कोई कुछ वेयर एज प्रोसेस जो है पूरा कंप्लाई किया जाता है और प्रॉपर उनके सामने होता है सब कुछ, पर अपने स्कोर सेटल करने पॉलिटिशियंस ने या हर किसी पार्टी ने जी, तो आप देखेंगे इतनी ज़्यादा लिटिगेशन आ जाती है और दे एंड अप नो वेयर। बिल्कुल। उनका कोई वो निकलता नहीं है, पर एक खामखा कोर्ट्स पे भी बर्डन होता है। जी, आखिर में कई बार उसमें समझौता हो जाता है, कई बार वो विड्रॉ कर दी विड्रॉ जाती कर हैं, लेते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट में वो डाली जाती है, पर कहीं ना कहीं जो एक जेन्युइन केसेस हैं वो उनको फिर ज़्यादा समय लग जाता है डील होने में। वो उसी वजह से स्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की लिटिगेशन आ रही है तो स्प्रेस हो गए। जी, और मनोज जी, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब हम अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि झूठे केसेस डाले जाते हैं या फिर गलत तथ्यों पे केसेस डाले जाते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करें, और अभी हाल फिलहाल में एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी केस जब सब लोगों ने टेलीविज़न पे देखा, और जब देखा गया कि जब सेलिब्रिटी का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो ये पता चला कि जो वो कह रही थी वो सच नहीं था। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पता चलता है कि जो कंप्लेनेंट है वो फैक्ट्स को सप्रेस कर रहा है या फिर वो जो फैक्ट्स हैं कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दे रहा है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट्स क्या करती हैं? और जब आपको पता चल रहा है कि कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दिए जा रहे हैं, झूठा बयान दिया जा रहा है एविडेंस पे, गवाही पे, तो आप क्या कर सकते हैं? मतलब ये मिक्स क्वेश्चन है, वैसे इट इज़ मिक्स क्वेश्चन। आपको तो एक तो है ना कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट अक्यूज्ड, नंबर 1, जी, वो उसके एक्विटल में बेनिफिशियल होंगी। लेकिन कोर्ट्स की बात है, कोर्ट में डेमनेर तो कोर्ट ने भी किसी गवाह का जो चरित्र है, डेमनेर है, वो तो कोर्ट ने भी नोटिस करना है। एंड माय रिक्वेस्ट, मेरी तो अपनी रिक्वेस्ट है कि कोर्ट को इसको काफ़ी सीरियसली लेके जी, इस पे सीरियस होना चाहिए और उसको उसके डेमनेर पे स्पेशल कमेंट आने चाहिए जजमेंट में जी, कि ये फॉल्स और वैक्सियस है, ये सारा कॉन्कॉक्टेड है, ताकि वो आदमी, जो आदमी सफ़र कर रहा है, मुलजिम बना है, इतने सालों से फेस कर रहा है, उसके प्रॉपर उसके राइट को ऑथेंटिकेट किया जा रहा है कि यस आप गलत फंसे हैं, जी, तो अपनी रेमेडीज़ को उसके बाद प्रॉपरली अवेल भी कर सके, जी, जो यूजुअली होता नहीं है वैसे। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, बिल्कुल, कि उसके डेमनेर को लेके, उसके कंडक्ट को लेके स्पेशल टिप्पणी आए कि ये इसका ओवरऑल थॉट था। जी। पर मनोज जी, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगता है, जब आप बरी होते हैं और आप देखते हैं कि इस प्रकार से झूठे एविडेंसेस दिए गए जो कि अनट्रू थे, और कहीं ना कहीं कई बार मनोज जी ये भी हम देखते हैं कि जब लिटिगेशन चल रही होती है, और जैसा आपने जिक्र भी किया कि कई बार ऐसा होता है कि रिवेंजफुल लिटिगेशन होती है या ईगोइस्टिक लिटिगेशन होती है, तो सिर्फ एक ही केस नहीं चल रहे होते, 2-3 केसेस चल रहे होते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में चल रहे होते हैं, और कई बार जो कंप्लेनेंट होता है, जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस का फ़ायदा ले रहा होता है, वो डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट स्टेटमेंट देता है। तो ऐसे मामले में क्या आप पर्जरी का केस उनके ऊपर डाल सकते हैं या नहीं? ये एक्चुअल में फ्रिवलेस जो वो डेफिनेशन है फ्रिवलेस, वो ही है। जी, आपने कहीं कुछ बोला, यहाँ कुछ बोला, ये फ्रिवलेस क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू स्प्रेस समबडी, किसी को ऑप्रेस करना है आपने, परेशान करना है दूसरे को, झूठ बोल के, जैसा मर्जी करके। एंड यस, इसके सर्टेनली इसका कॉग्निजेंस ली जा सकती है, और अक्यूज के पास जो हक इख्तियार हैं वो तो हैं ही कानून में, जी, पर कोर्ट भी इसकी कॉग्निजेंस ले सकता है कि उसका डेमनेर, उसका मतलब ओवरऑल। और आपको मैं एक इस पे बात बताऊं, जी, एक वैक्सियस लिटिगेंट्स एक्ट है,
वो 192nd लॉ कमीशन में ना कुछ बना था, इस पे भी कुछ आई थी जी। तो ये महाराष्ट्र और मद्रास में प्रेवलेंट है थोड़ा, इतना ज़्यादा इसको हाइप नहीं मिला है, ना ही और जगह एप्लीकेबल हुआ है, पर ये उन्हीं लोगों के लिए था जो आपने सवाल किया ना जी। तो उनके ऊपर चेक रखने के लिए कि ये आदमी आ रहा है कंप्लेंट करी जा रहा है, हर एवरी सेकंड पर्सन दूसरा आदमी उनसे परेशान है, तो इस आदमी की स्क्रीनिंग हो जी। और उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़े। कुछ इस तरह की रिकमेंडेशंस लॉ कमीशन ने भी दी है जी। कि कुछ इस तरह पे आए ताकि फ्रिवलेस जो लिटिगेशन है उसको कर्टेल किया जा सके। जी। अब एक आदमी मतलब बार बार आ रहा है और हर किसी को ड्रैग कर रहा है लिटिगेशन में, बिल्कुल। तो कोर्ट की परमिशन आए, कुछ इस तरह का मैंडेट बने या इस तरह का एक्ट आए ताकि उसको कर्टेल किया जा सके। जी। तो अभी चल रहा है और अभी आगे चलता भी रहेगा प्रोसेस ये तो। बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि जो कोर्ट्स हैं वो थोड़ा सा उनको ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जब एक व्यक्ति बहुत सारी ट्रायल लेने के बाद, बहुत सारे अपने जीवन के बहुत सारे साल बर्बाद करने के बाद जब वो अक्विट हो जाता है, जब वो बरी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके फेवर में या जो तथ्य हैं उसमें ऐसी टिप्पणी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, वो कई बार ऐसी टिप्पणियां करती भी हैं और वो काफ़ी मतलब इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली भी लेती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि डायरेक्ट हाई कोर्ट ही अप्रोच किया जाए जब आप एक बार अक्विट हो जाते हैं इन सारे मामलों को लेकर? नहीं, एक्विटल के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने का तो नहीं है। हाई कोर्ट तो आप मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही जाएंगे। जी। जैसे हो सकता है कि आपके केस में पुलिस ऑफिसर ने अच्छा काम नहीं किया, जी। ठीक काम नहीं किया, तो आप रिट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आपको लग रहा है यू हैव, आपके पास बेसिस हैं, तो आप रिट मैंडमस में जा सकते हो कि उसको डायरेक्ट किया जाए कि वो अपनी ड्यूटीज़ ठीक से करे और बैलेंस्ड वे में करे जी। और उसके तथ्यों को भी कंसिडर करे जो वो आगे आपके पास प्रेजेंट कर रहा है। जी। एक रिट इस फॉर्म की, दूसरी आपकी प्रोहिबिशन है। वो अगर किसी कोर्ट में इस तरह का ट्रायल चल रहा है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको तब तक उसको रोक सकता है। जी। ठीक है, अगर उसके तथ्य अच्छे हैं तो उसको स्टे ऑर्डर्स कर सकता है कि हम जब तक इसको नहीं कर लेते, फाइनल नहीं कर देते एडजुडिकेट, तब तक इसको सस्पेंड किया जाए, स्टे किया जाए। जी। ये प्रिलिमिनरी है ये सारा, मतलब चार्ज की स्टेज पे आप 482 में चले गए, अब उससे पहले चलान फाइल हुआ तो आप 482 सीआरपीसी में चले गए हाई कोर्ट, वो हैं प्रोसेसेस। जी। लेकिन आफ्टर जजमेंट आपकी वही है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जाएंगे या डेफेमेशन में जाएंगे। जी। मनोज जी, डेफेमेशन का जब आपने जिक्र किया तो एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। अक्सर हम ये सुनते हैं जब भी कोई कोर्ट में केस चलता है, कई बार जब लोग बरी भी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर कर देंगे, जितना भी हमारा खर्चा हुआ है उससे दुगना आपको देना पड़ जाएगा, और मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मानहानि का मुकदमा कैसे आप कर सकते हैं, कहाँ फाइल होगा और कितना सक्सेसफुल ये होता है? देखो हर्षी, इसमें सारा कुछ तो उसी पे डिपेंडेंट है कि आपके तथ्य क्या है। जी। कानून तो आपके तथ्यों पे ही चलेगा। आपके पास तथ्य पहली बात अच्छे होने चाहिए, दूसरी बात जितने की डैमेजेस आप क्लेम करते हैं उस हिसाब से आपका पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होता है कोर्ट का। जी। अब पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होता है जो जितने का, मान लो आपने 1 करोड़ का किया तो आप हाई कोर्ट जाओगे सीधे। अगर 1 करोड़ से नीचे का है तो डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब ये फॉर्मेट्स हैं इसके ना। जी। लाइकवाइज तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं डैमेज सूट में। अगर वो 499 500 आईपीसी का है तो आप चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनके पास डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी। तो मनोज जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जब कोई लिटिगेंट आपके पास आता है और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जब वो अक्विट होता है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? और जो हमारे दर्शक भी अभी देख रहे हैं और कई लोगों के ऐसे केस चल रहे होंगे, कई लोगों के केस ख़त्म भी होने वाले होंगे और उनको ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके ऊपर झूठा केस किया गया है, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मेरी दर्शकों को यही सलाह है कि एक तो कानून पे विश्वास रखें, और दूसरा अगर ऐसा आपके कोई ऐसा हो गया है और आपको लगता है आपके पास अच्छे तथ्य हैं
तो आप ऐसे आदमी को ज़रूर कन्फ्रंट करें, ऐसे इंसान को ज़रूर कन्फ्रंट करें, सो दैट कोई और भी ऐसा ना सफ़र करे और उसको लेसन मिलना चाहिए। जी। तो उसके लिए क्या है कि आप पैसे कम हैं तो क्रिमिनल में जाएं, जी। 499 500 का कोर्स अडॉप्ट करें। जी। अगर आपकी कोर्ट फी पे करने की कैपेसिटी है जी, तो सिविल में जाएं। तो सिविल मतलब दोनों भी अवेल कर सकते हो, जी। पर सिविल में आपको कोर्ट फी का बर्डन रहेगा। जी। तो और आपके तथ्य अच्छे क्लियर होने चाहिए। जी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने भी वही काम किया जो उसने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रिवेंज की भावना और रिवेंज की द्वेष भावना से भावना नहीं। एक दूसरे के बीच हाँ, नहीं होनी चाहिए। सच्चाई पे चलें, जी। फैक्ट्स पे चलें, जी। आप मतलब सबको सक्सेस मिलेगा। जी। और मनोज जी, जैसा कि हमारे जुडिशरी का प्रेम्बलम भी यही है कि सत्यमेव जयते, और हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत, और सच्चाई की हमेशा जीत ही होती है। मनोज ठाकुर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।